हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। स्वागत है आप सभी का इस शानदार से क्लास में और शानदार से चैनल पे। आपके लिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मैं लेके आई हूँ। आप ग्रुप डी और रेलवे या रेलवे और एसएससी के एग्जाम से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेंगे जो हाल ही फिलहाल जो है वो आपके इंक्लूड किए जा रहे हैं या आ रहे हैं। जैसे आपकी ये वैकेंसीज की बात की गई है कि अगले 1.5 साल के अंदर आपकी 10 लाख वैकेंसीज को फिल कराया जाएगा। एफसीआई उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है। एफसीआई का एग्जाम अपने आप में बहुत शानदार होता है। एग्जाम एफसीआई की जॉब अपने आप में बहुत शानदार होती है और एग्जाम में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर उन्होंने तय सीमा दी है तो उसके आसपास ही आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो बहुत ही रेप्यूटेड जॉब है, काफी अच्छी जॉब है ये। उसी की डिटेल जो है ना नोटिफिकेशन में आज आपके लिए लेके आई हूँ और आप समझिए इस एग्जाम को और फिल करिए, है ना। देखिए, टोटल पोस्ट की भी नंबर की टेंशन नहीं है कि कितनी पोस्ट जो है वो आपकी आने वाली है। तो पोस्ट की टोटल संख्या जो है ना वो आपके पास कितनी दी गई है यहाँ पे। टोटल पोस्ट की संख्या आपको 5043 है ना, 43 जो है ना वो दी गई है। और जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसीजर है या रिक्रूटमेंट की जो कुछ आपकी नोटिफिकेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है आपकी यहाँ पे, जिसमें साफ से लिखा हुआ है कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2022 एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, जहां पे 5043 नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे आप इंपॉर्टेंट हिस्सा तो हो गए उस अंडरटेकिंग का, लेकिन आप डिसीजंस पावर में इंक्लूड नहीं करे जा रहे हो, है ना। लेकिन जॉब्स बहुत अच्छी हैं। आपकी जो पोस्ट भरी जा रही है उसमें से 2388 पोस्ट जो है वो नॉर्थ जोन में ही है। यानी कि अकेले अगर आप 2388 है ना, इन पोस्ट की बात करेंगे तो नॉर्थ वाले जोन में है। 989 पोस्ट जो है वो आपकी साउथ जोन में है। 768 पोस्ट जो है वो आपकी ईस्ट जोन में है और 713 पोस्ट जो है वो वेस्ट जोन में है और 185 जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोन में है। तो यानी कि भारत के पांचों हिस्सों में आपकी बराबर जो है ना वो पोस्ट जो है वो डिवाइड की गई है। पोस्ट में कहीं कोई भी आपके प्रॉब्लम नहीं है। काफी अच्छे से भर भर के ना आपकी वैकेंसीज हैं, तो आप इसको आराम से भर सकते हो। क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एफसीआई का रिक्रूटमेंट जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आया है। आप अप्लाई किस पे करोगे, ऑनलाइन जाके recruitmentfci.in वाली जो वेबसाइट है, recruitmentfci.in वाली पोस्ट पे वहां जाके ना आपको क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन करना है। पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कितनी क्या पोस्ट है। यहाँ पे एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 6 सितंबर, यानी कि जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो शुरू हो चुकी है। लास्ट तारीख जो है वो आपकी 5 अक्टूबर है, जो कि 4 बजे खत्म हो जाएगी। तो आप में से प्लीज कोई आगे जाके नहीं सोचना है कि हम 4 तारीख को भरेंगे, है ना। तो वहां पे लास्ट 2-3 डेज में ये तो थोड़ा सा सर्वर जो है ना वो भी इनका डाउन हो जाता है। लास्ट फीस पेमेंट जो है वो भी आपकी 5 ही तारीख है, तो फीस पेमेंट का भी सेम ही डेट है। फीस पेमेंट की ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेक्शन में 500 रुपए फीस है। एससी एसटी कैटेगरी में 0 है। ऑल फीमेल कैटेगरी 0 फीस है। तो फीमेल्स के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, एफसीआई की जॉब बहुत ही शानदार जॉब है। इनफैक्ट मेरे कुछ जो एग्जाम शुरू में निकले थे ना उनमें से एफसीआई था। एफसीआई 2013-14 के आसपास जो पेपर होता था, मेरा 2014 में ही निकल गया था एफसीआई का पेपर। 2014 के आसपास ये पेपर एसएससी कराता था, यानी कि एफसीआई की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती थी वो एसएससी के थ्रू होती थी। लेकिन बाद में कुछ धांधलीबाजी हो जाती है या शायद 2014-15 के ही पेपर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से बाद में एफसीआई ने खुद के ऊपर इसका जिम्मा ले लिया एसएससी को देने की वजह। इसीलिए अब जो एफसीआई का पेपर है उसकी वैकेंसीज आपकी एसएससी के एग्जाम्स में नहीं इंक्लूड करके यहाँ पे आती है, वरना पहले एसएससी ही कराता था इसका पेपर, अब एफसीआई खुद से कराती है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पेपर बहुत शानदार होता है और आपका काफी इस पेपर को क्लियर करने के बाद आपको लगेगा कि आपने इंडिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। काफी मोटिवेटेड फील होगा अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आपका एग्जाम डेट जो है वो जनवरी 2023 है। एग्जाम की भी मैं बोलूँ बहुत टाइम है तो नहीं है। आपको किसी भी एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5 से 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो यही 5 to 6 मंथ्स का जो टाइम है ना वो आपको यहाँ पे लगने वाला है इसकी तैयारी के लिए। अब पोस्ट मिनिमम एज आपकी 18 साल है, लेकिन कुछ में आपकी मैक्सिमम एज 28 साल है। जूनियर इंजीनियर और
आपकी AG3 की पोस्ट जो है, मैक्सिमम एज कई जगह आपकी 27 साल है बाकी सारी पोस्ट के लिए, मतलब 27 ईयर्स के अगर आप नहीं हुए हो, जो कि आप में से बहुत बच्चे नहीं हैं, तो आप इन पोस्ट को जरूर से ना जो है वो फिल कर दीजिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फेज 1 और फेज 2 में होने वाला है, यानी कि पहले फेज 1 होगा और फिर फेज 2 होने वाला है। फेज 1 एक कॉमन पेपर होता है जहां पे आप जैसे कोई भी एग्जाम आप तैयारी करो, जैसे आप SSC का जो पेपर देते हो बिल्कुल उस पैटर्न पे है। मैं आपको अभी पैटर्न दिखा दे रही हूँ यहाँ पे। फेज 1 का जो पेपर है वो बिल्कुल आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है, जीके, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का सेक्शन होता है। फेज 2 में थोड़ा सा सब्जेक्टिव कर दिया जाता है, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो लोग आपसे थोड़ी बहुत जो है वो समझ चाह रहे हैं एग्रीकल्चर, बॉटनी या जोलॉजी की। अदरवाइज नॉर्मल अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो भी आपके पास पोस्ट है, लेकिन जिन लोगों के पास साइंस होती है उन लोगों के लिए एग्जाम थोड़ा सा बेनिफिशियल मोड पे चला जाता है। फेज 2 में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही टेस्ट होगा, कोई यहाँ पे डिटेल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 की आपको दी ही गई है। आपके पास जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, यानी कि फेज 1 जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन फेज 1 जो है वो फेज 2 में बच्चों को बुलाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वैकेंसी से 15 टाइम्स 15 गुना जो ज्यादा बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे, ताकि एक बार ये हो कि हाँ अच्छे से ना आप चीजें कर पा रहे हैं, और उनको श्योरिटी की अगर 15 गुना बच्चे बुलाएंगे तो फेज 2 में लगभग 7 या 6 गुना बच्चे जो हैं वही रह जाएंगे। उनका फाइनली फेज 2 1 और सारे मार्क्स मिला के फेज 2 के A-B पार्ट होता है, तो उसमें मिला के आपको फाइनल बुला लिया जाएगा। मैं आपको एक बार जो एग्जैक्टली उसका जो नोटिफिकेशन आया है वही मैं आपको बता दे रही हूँ, दिखा दे रही हूँ एग्जैक्टली कि जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आया है ना वो आपका किस तरीके से है, ताकि आप समझ पाए पूरी चीजें। देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग जो है ना वो अलग अलग दी गई है। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन जो पोस्ट है वो दिखा देती हूँ, है ना, आपको पहले पोस्ट के बारे में पता लग जाएगा। ये सब बहुत सारी पोस्ट है, जोन वाइज रिक्रूटमेंट जो है ना वो आपकी यहाँ पे FCI के द्वारा दी गई है, जिसमें आपको याद रखना है कि आपका ये जो JEE इलेक्ट्रिकल या JEE मैकेनिकल का जो पेपर है, या जो आपकी कुछ पोस्ट आप में से इंजीनियर कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना वो यहाँ पे जो है ना वो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इंजीनियरिंग कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होने वाला है। तो एक बार 1 सेकंड रुक जाइए ना, मैं फटाफट से इसको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए JEE सिविल इंजीनियर, स्टीनोग्राफर, AG हिंदी, AG3 हिंदी, AG टेक्निकल, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट जॉब है, टेक्निकल और डिपो वाली। तो यहाँ पे कई सारे बच्चों के लिए आप आराम से, साउथ जोन हो गया, नॉर्थ जोन हो गया, मैं सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी 2388 जो कि जनरल कैटेगरी में है ना, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे आपकी कितनी है। तो आप लोगों के लिए जो कई सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन लोगों के लिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, वो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं ना। जैसे आपका ये आपकी फिजिकल उसके लिए है कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है किसी को भी तो उसके लिए भी क्या क्या एडवांटेज जो है ना वो यहाँ पे दिए गए हैं, वाली चीजें सारी। और नोटिफिकेशन जो है ये आप डिटेल पढ़ भी लीजिएगा अपने लेवल पे फॉर्म फिल करने से पहले। जैसे ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन। JEE सिविल इंजीनियर से अगर आप भर रहे हैं तो आपकी डिप्लोमा या डिग्री जो है वो सिविल इंजीनियर में होना चाहिए। डिप्लोमा अगर है तो 1 ईयर एक्सपीरियंस भी जो है ना वो आपको होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, स्टीनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए हो गया। अब आते हैं मेनली जहाँ पे ज्यादा पोस्ट है, जैसे AG3 टेक्निकल। अब टेक्निकल तो आप समझ ही रहे हैं कि टेक्निकल अगर आपसे भरवाया जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ना साइंस का बैकग्राउंड चाहिए होता है। तो जितनी भी आपकी टेक्निकल की पोस्ट है उसमें आपने BSc करा होना चाहिए, राइट। और BSc जब आप करते हो तो आपके पास बॉटनी, जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फूड साइंस। मेरा जो था वो टेक्निकली के लिए ही मैंने फिल किया था, क्योंकि मेरा BSc जो है वो बॉटनी, जोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ है, और मेरा जो MSc है वो बॉटनी ऑनर्स के साथ है। तो हालांकि MSc की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी थी, मोर देन थी। तो BSc इन एग्रीकल्चर हो गया, BSc आप किसी भी सब्जेक्ट से हो गया। BTech अगर आप हो तो भी आप फिल कर सकते हो। BTech तो मेरे ख्याल बहुत बच्चे हैं ना यहाँ पे। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, बायोटेक्नोलॉजी अगर आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो भी आप जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई हम ना साइंस बैकग्राउंड के नहीं है
तो आपके लिए AG3 डिपो वाली पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको किसी भी डिसिप्लिन में और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो जिनका आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड है आप लोगों के लिए AG3 डिपो जो पोस्ट है वो है, और जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो AG3 टेक्निकल। आप एक पोस्ट एक जोन से भर सकते हो, ये नहीं कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के तो आप ये भी भर दो और ये भी भर दो, नहीं, आप लोग एक ही पोस्ट भर सकते हो और एक ही जोन से भी भर सकते हो, नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल हर जगह से नहीं, आपको सिर्फ एक ही जोन चूज करना है और एक ही जो है ना वो एरिया जो है वो आपको चूज करना है और एक ही पोस्ट चूज करना है ना। ये सारी चीजें होगी। पेपर पूरा का पूरा ऑनलाइन ही है, मोड एप्लीकेशन का ऑनलाइन ही है, पेपर जो आपसे कराया जाएगा वो भी ऑनलाइन ही पेपर होगा, ठीक है। सारा MCQ पेपर है आपके पास, ऑब्जेक्टिव पेपर है पूरा का पूरा, ऐसा नहीं है कि वो लोग आपसे डिटेल जो है वो पूछ रहे हैं। मैं सीधा यहाँ पे सिलेबस में आ जाती हूँ ताकि आपको पेपर में आ जाती हूँ कि किस तरीके से आपका पेपर जो है वो लिया जाएगा। जैसे फेज 1 होना है ना, तो फेज 1 का जो पेपर है उसमें आपके पास देखो क्या क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 नंबर की, राइट। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 25 नंबर की हो गई आपके पास। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, एप्टीट्यूड जो है वो 25 नंबर का हो गया। और जनरल स्टडीज में आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस जो कि 10th तक के लेवल की होती है ज्यादा से ज्यादा, उसके 25-25 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन होंगे, उन्होंने साफ लिख दिए। तो 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे। तो अगर आपका फेज 1 क्वालिफाई हो जाता है, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐड नहीं होगा, बस ये क्वालिफाई है। अगर आप फेज 2 में पहुंच जाते हो तो जूनियर इलेक्ट्रिकल, इनके तो पेपर 1 पेपर 2 जो है वो आपके प्रॉपर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जैसे आप AG3 में हो, जनरल में हो, तो आपको सिर्फ पेपर 1 क्वालिफाई करना है, ठीक है। Candidates applying for the post code D will have to appear in the paper 1 only। तो फेज 2 में आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। फेज 2 में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। फेज 2 में जो बच्चे फेज 1 को क्वालिफाई करके आ रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर आपने पोस्ट जो भरी है ना वो भरिए AG3 डिपो, AG3 जनरल, तो आपको सिर्फ पेपर 1 फेज 2 का क्वालिफाई करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने टेक्निकल भरा है, जो कि मैंने फिल किया था, मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो टेक्निकल से ही हुआ था, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है वो आपको क्वालिफाई करने यहाँ पे पड़ते हैं। समझ गए? आपके लिए अच्छा है ना, 3 चीजें हैं, जनरल है, टेक्निकल है, डिपो है। डिपो में सिर्फ आपको एक ही पोस्ट जो है वो आपको भरनी है, एक ही पेपर जो है वो आपको देना है। फेज 1 के क्वेश्चन आपको समझ आ गए सारे के सारे कैसे क्या होते हैं। फेज 2 में भी आपके पास MCQ क्वेश्चन होगा जो कि आप आराम से कर सकते हो, और ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। तो अगर आप जो है वो सिविल इंजीनियर जो है ना वो है, तो आप ये लर्न कर सकते हो थोड़ा सा ना कि आपकी जूनियर इंजीनियरिंग हो, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब हो गया। असिस्टेंट ग्रेड 3 में अकाउंट्स पे हो तो आपको ये सब आना चाहिए, जो कमर्शियल लॉज होते हैं उनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स है। अगर आप टेक्निकल की पोस्ट के लिए जाते हो तो आपके पास एग्रीकल्चर, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी टॉपिक है। जैसे अगर आप फिजिक्स में मेजरमेंट पढ़ो, बेसिक फिजिक्स पढ़ो, लाइट पढ़ो और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो, ये सारा चीजें आ जाता है। तो एक बार जब भी आप इसको फिल करोगे तो थोड़ा सा आराम से फिल करना, क्योंकि जब आप पेपर देने जाओगे, पेपर 3 जो होने वाला है वो आपके स्पेसिफिक के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप स्टीनो भर रहे हो तो उनके लिए ये पेपर, ठीक है, आपके सबके लिए नहीं है। तो मेनली करना क्या है, फेज 1 क्वालिफाई करना है, उसके बाद फेज 2 में आओगे। फेज 2 में 2 पेपर हैं, जिनमें से 2 पेपर जो हैं वो सिर्फ टेक्निकल या कुछ पोस्ट के लिए हैं। अगर आप जनरल या डिपो भरते हो तो आपको खाली एक ही पेपर देना और क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। इसका एग्जाम जो है वो बहुत जल्दी जल्दी होता है, आपकी जो डिटेल्स आएंगी वो बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। आप आराम से जो है वो मतलब अगर जनवरी में फेज 1 हो जाता है तो आप नेक्स्ट ईयर 2023 में ही आपकी जॉब लग जाएगी। दोनों पेपर क्वालिफाई होने के बाद सेकंड पेपर जो होता है, फेज 2 में जो पेपर होते हैं उनके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपका जो भी कुछ प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है। जो फॉर्मेलिटीज होती हैं आप याद रखिएगा, एक ही जोन से भरना है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप सारी जोन से भर दो,
एक ही पोस्ट के लिए, यानी कि जो पोस्ट कोड दिए गए हैं ABCDEFG और H, ये पोस्ट कोड्स हैं आपके, उनमें से एक ही पोस्ट के लिए भरना है और साथ में एक ही जोन के लिए भरना है। आप अपना जो अपडेट है वो कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपकी डिटेल्स नजर आ रही है वहाँ पे आप चले जाइए। मतलब आप fci.gov.in पे जाके अपना जो पूरा कैंडिडेट का प्रोसीजर है वो जा सकते हो, देख सकते हो। आप एक बार बेसिक जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तभी फॉर्म फिल करिएगा। हालांकि पेपर बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए एक ये मौका होता है यहाँ पे कि आप टेक्निकल वाली पोस्ट जो है वो भर सकते हो, क्योंकि थोड़ा एलिमिनेशन हो गया ना। बहुत ही अच्छा पेपर है। तो जिन भी बच्चों को या फीमेल्स को या हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं, सिर्फ देखिए, यू नेवर नो वेयर इज योर डेस्टिनी, है ना, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहती है आपको नहीं पता। इसीलिए मेरे हिसाब से आपने जब डेडिकेटेडली 2 साल या 3 साल रेलवे के लिए लगा दिए या एसएससी के लिए लगा दिए, है ना, खुदा ना खास्ता जो है 1% ये हो गया कि भाई शायद नहीं हो पा रहा है चीजें हैं, या अपने हाथ में अगर 2 या 3 जॉब्स होंगी तो हमारे पास ज्यादा सिक्योरिटी होगी ना, हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, फिर हम बाउंडेशन में नहीं, हम अपने हिसाब से भी चीजें जो है वो चूज कर सकते हैं। हो सकता है हमें ये वाली जॉब नहीं, ये वाली, या हमें अपने घर के पास ही मिल जाए। मान लीजिए आपने एफसीआई का पेपर दिया और आपको आपके घर के पास ही कहीं पे मिल गया, जबकि रेलवे से आपकी जॉब या एसएससी से आपकी जॉब साउथ में या कहीं एमपी महाराष्ट्र, अगर आप उस एरिया को बिलोंग नहीं करते, वहां पे हो जा रही है, तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेडली, और सिलेबस सेम है, तो अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो 2 साल, अगर आपने डेडिकेटेडली किसी भी एक एग्जाम के लिए तैयारी कर दी, नाउ दिस इज टाइम टू स्विच ऑन दी अदर जॉब्स। तो जो 10 लाख वैकेंसीज आने वाली हैं, ये मत सोचिए कि मुझे सिर्फ एसएससी या सिर्फ रेलवे में चाहिए, मुझे तो सरकारी नौकरी चाहिए, आपके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। और एफसीआई आपको पता है लार्जेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग है, यहाँ पे एक बार आप घुस गए ना तो मतलब आप घुस गए, बहुत बढ़िया से फिर चीजें जो है वो जाती हैं। तो होपफुली चीजें समझ आई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है ना वो इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिल करने की कोशिश करेंगे, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई फिर से वही वाली बात ना, यू नेवर नो वेयर इज योर डेस्टिनी। अब जैसे इसमें एक और मैं बता दूं, यहाँ पे ये वाली वैकेंसी हो सकता है आप में से कईयों ने देखी हो और कईयों ने नहीं भी देखी हो, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टीनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्री में हेड कांस्टेबल का, ये भी काफी अच्छा जॉब है जो सीआईएसएफ में लगेगा। कौन नहीं चाहता भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करना, जिसमें से आपकी सीआईएसएफ काफी अच्छी जॉब होती है। सीआईएसएफ वो चीज है जो आप अपने जीके में पढ़ते हो कि सीआईएसएफ का हेड कौन है, सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है, सीआईएसएफ का हेड जो है कंडक्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं वो कहाँ पे की जाती है, क्या चीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी अच्छी जॉब्स हैं। आगे आपकी बहुत सारी छोटी छोटी जॉब्स भी आई हुई हैं, मैं उनको डिटेल में सारी जॉब्स को बताते रहूंगी। और हाँ, इन सारे एग्जाम्स के लिए वेदर इट इज एन एफसीआई, आपके काफी सारे स्टेट सर्विसेज जो हैं वो लाइंड अप हैं, आपका एसएससी का पेपर है, आपके आगे एएलपी का एग्जाम होने वाला है। आपको अच्छे से पता है कि 1.6 लाख वैकेंसीज जो है वो आपकी रेलवे में आने वाली है। तो अगर आप 1.6 लाख वैकेंसीज जो है उनका वेट कर रहे हैं, तो वो वैकेंसीज एएलपी में भी होंगी और काफी सारी वैकेंसीज आरपीएफ में भी आने वाली है ना। और अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा एक स्टेटमेंट ये दे दी गई है कि जो भी आपकी पोस्ट खाली रह जाएंगी, अभी जैसे ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसको कराया है यहाँ पे, तो जो भी पोस्ट खाली रह जाएंगी ना उनको फिल नहीं किया जाएगा, उनको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में डाल दिया जाएगा। तो अगर एएलपी होता है या आरपीएफ होता है या ग्रुप डी का फिर से नोटिफिकेशन निकलता है, क्योंकि 4 साल में काफी वैकेंसीज आपकी खाली भी हुई है, काफी सारे लोग जो है वो एग्जाम या जॉब्स जो हैं वो छोड़े हैं, है ना। और आपको पता है कि रेलवे में भी 40-50% ग्रुप डी के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया, फॉर्म भरा था पर पेपर नहीं दिए। तो वो सारी चीजें जो कहीं कहीं पे छूट रही है ना, उनको आप भरिए, उन डॉट्स को जो है ना वो आप भरिए, कनेक्ट करिए उन डॉट्स को, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इन सारे एग्जाम्स के लिए मैं साइंस का एक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि बहुत तसल्ली से मैं कराने वाली हूँ। 4 महीने का एक कोर्स होने वाला है साइंस का, जो मैं काफी तसल्ली से कराऊंगी, बहुत अच्छे से, काफी माइंड को शांत रख के, चीजों को समझ के जो है वो मैं कराने वाली हूँ। तो वो आपको एफसीआई में तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अदरवाइज एएलपी में और उसके अलावा जो भी आपके एग्जाम्स आगे आने वाले हैं उसमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो
मिलते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। कल से आपकी फेज 3 और फेज 4 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आपकी साइंस की भी और आपकी जीके की भी, जैसे आप में से कई सारे बच्चे चाह भी रहे हैं ना। चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको रिक्रूटमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो या एफसीआई का रिक्रूटमेंट फिल करने में या एफसीआई में कहीं कोई दिक्कत हो, पूरा फॉर्म पढ़ लीजिएगा, फिर भी कहीं दिक्कत आता है तो मुझे पूछ लीजिएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, निकल जाएगा टाइम, फिर एग्जाम का फॉर्म आप भर नहीं पाओगे, इसीलिए आप टाइमली फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।